जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पोषण यानी कि न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर से आपके पैरामेडिकल एग्जाम में जो है हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपके एग्जाम में 10 नंबर के सवाल इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, आपको नोट्स जो है यहीं बोर्ड पे मिल जाएगा, लिखा हुआ सब कुछ यहीं से लिख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग पोषण की परिभाषा जान लेते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण कहते हैं, समझिए यहाँ पे, कि भोजन को प्राप्त करना तथा प्राप्त भोजन को हमारे शरीर के विभिन्न प्रतिक्रियाओं में उपयोग होने की विधि को पोषण कहा जाता है। जैसे मान ले जाए कि केला है, ठीक है, केला को हम लोग खाते हैं, तो केला के खाने के बाद केला कहाँ जाएगा? हमारे पेट के अंदर जाएगा, और हमारे पेट के अंदर जाएगा तब केला का पाचन होगा ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, तो जब ग्लूकोज के रूप में उसका पाचन होगा तब क्या होगा? उससे हम लोगों को पाचन होने के बाद उससे क्या मिलेगा? हम लोगों को ऊर्जा मिलेगा, और उसी ऊर्जा को जो है हमारे शरीर में उपयोग होने की विधि को पोषण कहा जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पे जो विभिन्न प्रतिक्रियाएं लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? तो विभिन्न प्रतिक्रियाएं का मतलब होता है कि हमारे शरीर में कई ऐसे प्रतिक्रियाएं चल रही हैं जिनके रुक जाने से हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट बीट है। अगर हार्ट बीट, अगर मान लें कि दिल का धड़कन रुक जाए, दिल धड़कना काम करना बंद कर दे, तो क्या हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं जीवित रह सकते हैं। पल्स रेट है यानी कि नाड़ी की गति, रेस्पिरेशन रेट यानी कि श्वसन दर, ये सभी ऐसे हैं प्रतिक्रियाएं जिनके रुक जाने से हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और ये सभी प्रतिक्रियाओं को चलने में क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन से प्राप्त होता है, यानी कि पोषण तत्व हम लोगों को भोजन से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में उपयोग होने के आधार पर पोषण तत्व को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन? लघु पोषण तत्व और दीर्घ पोषण तत्व। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे पोषण तत्व लिखा हुआ है, पोषण नहीं लिखा हुआ है। ये नहीं समझ लीजिएगा कि हमारे शरीर में उपयोग होने के आधार पर पोषण को 2 भागों में विभाजित करते हैं। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में उपयोग होने के आधार पर पोषण तत्व को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? तो सबसे पहला है लघु पोषण तत्व और दूसरा है दीर्घ पोषण तत्व। देखिए यहाँ पे पोषण तत्व हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? तो पोषण तत्व हम लोगों को भोजन से प्राप्त होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लघु पोषण तत्व किसे कहते हैं? लघु का मतलब आप लोगों को नहीं लग रहा है? छोटा, यानी कि वैसा पोषण तत्व जो हमारे शरीर के लिए कम मात्रा यानी कि मिलीग्राम में आवश्यक होती है, उसे लघु पोषण तत्व कहते हैं। जैसे विटामिन, खनिज। लेकिन आप यहाँ पे सोचेंगे कि सर यहाँ पे अपवाद में लिख दिए हैं विटामिन सी, ये कैसे लिख दिए? ये काहे लिखे हैं? तो यहाँ पे समझिए कि सभी के सभी विटामिन हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक होती है, लेकिन विटामिन सी जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है वो हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा यानी कि ग्राम में आवश्यक होती है। इसलिए यह दीर्घ पोषण तत्व के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन यह है क्या? विटामिन है, इसलिए हम लोग इसको अपवाद करके विटामिन में रख दिए हैं। उसके बाद है खनिज। खनिज में भी अपवाद में लिखा हुआ है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। तो ये क्यों लिखा हुआ है? तो वैसे तो सभी के सभी खनिज हमारे शरीर के लिए कम मात्रा यानी कि ग्राम में मिलीग्राम में आवश्यक होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन ये हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा यानी कि ग्राम में आवश्यकता होती है। इसलिए ये कभी सभी के सभी क्या है? अपवाद में लिखा गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दीर्घ पोषण तत्व के ओर। तो अब हम लोग आगे देखेंगे दीर्घ पोषण तत्व, यानी कि दीर्घ पोषण तत्व किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए कि वैसा पोषण तत्व जो हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा यानी कि ग्राम में आवश्यक होती है उसे दीर्घ पोषण तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम होता है शुगर यानी कि शर्करा। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन 300 ग्राम आवश्यक होती है। उसके बाद है कि फैट यानी लिपिड जिसको हम लोग वसा कहते हैं।
तो वैसा हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन 80 ग्राम आवश्यक होती है। अब यहाँ पे कोई बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि सर हम 80 ग्राम नहीं उससे ज़्यादा वसा खाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए प्रतिदिन अगर आप 80 ग्राम से ज़्यादा वसा खाइएगा ना तो आपके नस में क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जम जाएगी, और कोलेस्ट्रॉल क्या करती है ना कि नस को ब्लॉक कर देती है, और जब नस को ब्लॉक कर देगी तो आपका खून जो है वो धड़कन तक नहीं पहुंच पाएगी, तब क्या होगी हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप स्विच ऑफ हो जाइएगा। उसके बाद है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन आवश्यक है, यानी कि जो अभी जवान है यानी कि एडल्ट है उनको प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है 0.8 ग्राम पर केजी आवर बॉडी वेट पर डे, यानी कि जितना हमारे शरीर का वजन है यानी कि हर 1 केजी में हम लोगों को कितना प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो 0.8 ग्राम, हर 1 केजी में 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। किनको? जो अभी जवान है यानी एडल्ट हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि बच्चों को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो अभी 13 से 19 साल के बीच में है उनको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जो जिम करते हैं उनको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इन सभी बातों को हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 केजी है तो उसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका वजन कितना है 70 केजी है, तो इसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो देखिए हर 1 केजी में कितना बोल रहा है 0.8 ग्राम, यानी कि 70 में 0.8 से कर देंगे गुना। उसके बाद हम लोग करेंगे 70 गुना, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे भाग देंगे, तो 8 बटा पॉइंट के बाद कितने अंक है तो 1 अंक है, यानी कि 1 पर कितना शून्य पड़ेगा 1 शून्य पड़ेगा, तो 1 शून्य दे देंगे, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, तो आ गया कितना 7 8 56, यानी कि प्रतिदिन जो जिसका वजन 70 केजी है उस व्यक्ति को प्रतिदिन 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ पे देखिए कि जिस व्यक्ति का उम्र जो है वो 13 से 19 साल के बीच में है उनको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो 0.95 ग्राम प्रतिदिन आवर बॉडी वेट अनुसार, यानी कि शरीर के वजन के अनुसार, यानी कि हर 1 केजी में 0.95 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति का वजन 40 केजी है और उसका उम्र 16 साल है, ठीक है, 16 या 17 साल लगा लेते हैं, 16 या 17 साल 13 से 19 साल के बीच में ही है ना। तो मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का वजन 40 केजी है तो उसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो 40 केजी में क्या करेंगे कि 0.95 से कर देंगे गुना। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाते हैं, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं तो 2 अंक है, यानी कि 1 पर 2 शून्य देंगे तब क्या होगा दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कि 95/100। ये 2 शून्य क्यों दिया क्योंकि दशमलव के बाद 2 शून्य है, 1 2 है ना, तो इसलिए हम लोग 2 शून्य दिए, अगर एक अंक रहता तो 1 शून्य देते। तो अब क्या करेंगे कि ये शून्य से ये शून्य काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4, ये 5 दूनी के 10, अब ये कट जाएगा 19 बचे 95 और 19 और 2 में कर देंगे गुना, तब आ जाएगा हमारे पास में 38, यानी कि जिस व्यक्ति का वजन 40 केजी है उसको प्रतिदिन 38 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चाइल्ड है यानी कि जो बच्चे हैं उनको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो उनको प्रतिदिन 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी शरीर के वजन के अनुसार। उसके बाद है प्रेग्नेंट लेडीज को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जो प्रेग्नेंट है जो गर्भवती महिला हैं उनको प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो उनको 55 से 70 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है उनके शरीर के वजन के अनुसार। अब आप बोलेंगे कि सर 55 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रेग्नेंट लेडीज को, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ना मेरे भाई क्योंकि उनको 2 डबल शरीर को पालन करना होता है, एक तो उनका खुद का शरीर होता है और दूसरा शरीर होता है जो उनके अंदर पल रहे बच्चे का शरीर होता है, इसलिए उनको सर्वाधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए कि जो लोग जिम करते हैं उनको कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो जो लोग जिम करते हैं उनको 1.5 से 2 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है उनके शरीर के वजन के अनुसार। उसके बाद है कि हम लोगों को अब जब हम लोग बात कर ही रहे दीर्घ पोषण तत्व के बारे में तो वाटर यानी कि पानी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पानी हम लोगों को प्रतिदिन 5 से 6 लीटर आवश्यकता होती है, इसलिए इस को जो है दीर्घ पोषण तत्व के अंतर्गत रखा गया है। अब एक
क्वेश्चन है जो आप लोगों से कोई पूछे, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में ही पूछ दे कि हमें पानी से कितनी कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि प्रोटीन खाएंगे तो हम लोगों को 4.2 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होगी, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4.2 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होगी, वसा खाएंगे तो हम लोगों को 9 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो पानी पियेंगे तो कितनी कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होगी? तो देखिए पानी पियेंगे ना जब हम लोग, तो हम लोगों को कितनी भी कैलोरी यानी कि 0 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें कोई भी कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।